कहते हैं कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, वो जी ली जाती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। अगर इसे सुन लिया तो शायद रात में कोई तुम्हारा नाम ले। आवाज़ अंधेरे से आएगी, पर जवाब मत देना, क्योंकि जिसने जवाब दिया वो कभी सुबह नहीं देख पाया। अब अगर हिम्मत है तो आवाज़ थोड़ा बढ़ा दो और शुरू करते हैं एक सच्ची डरावनी कहानी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवाएं इतनी ठंडी थीं कि पत्ते भी कांप रहे थे। गांव से थोड़ी दूर एक टूटी हुई हवेली थी, वर्मा हवेली। कहते हैं वहां 20 साल से कोई नहीं गया। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन उस रात रवि लौटा नहीं, बल्कि खुद वहां जाने की ठान चुका था। वो एक यूट्यूबर था, डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाने वाला। कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम उस हवेली में जा रहे हैं जहां से लोगों के चीखने की आवाज़ें आधी रात को अब भी आती हैं। उसके दोस्त समीर ने कांपते हुए कहा, रवि, पागल है तू? उस हवेली का नाम मत ले, वहां जिंदा कोई नहीं बचा था। रवि हंसा, डर तो सबको लगता है, पर असली मर्द वही जो डर को शूट करे। तीनों, रवि, समीर और अजय, टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते से हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी और सूखी डालियों पर बैठे कौवे हिल भी नहीं रहे थे। हवेली के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था, प्रवेश वर्जित, यहां आत्मा का वास है। अजय ने धीरे से कहा, रवि, ये मजाक नहीं है। रवि बोला, आराम कर, बस शूट करना है और निकल जाना है। गेट पर जंग लगा ताला अपने आप खुल गया। खटक। तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। हवेली के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर लाल निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो हवा के बिना खुद ब खुद हिल रहा था। रवि ने कैमरा उस पर घुमाया। दोस्तों, ये देख रहे हो, हवा नहीं है फिर भी झूला चल रहा है। अचानक पीछे से किसी और के कदमों की आहट आई। टक टक टक। सबने पलट कर देखा। कोई नहीं था। समीर ने फुसफुसाकर कहा, ये कदम किसके थे? अजय बोला, शायद कोई चूहा। पर तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, धीमी पर साफ, मुझे बाहर निकालो। कैमरा की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पर एक काली छाया कुछ सेकंड के लिए दिखी। रवि ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने वो देखा? किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर सीढ़ी पर अजीब सी ठंड बढ़ती गई। ऊपर पहुंचते ही एक दरवाजा अपने आप खुला। क्रीक। अंदर एक कमरा था जिसमें दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे और बीच में टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। उस दर्पण में तीनों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन चौथी छाया भी थी। पीछे कोई खड़ा था। अजय मुड़ा, वहां कोई नहीं। लेकिन दर्पण में वो अब भी दिख रहा था, लंबा काला साया जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। समीर चीख पड़ा, रवि, यहां कुछ है। रवि ने कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन लेंस पूरी तरह धुंधला हो गया। फिर अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। कुर्सी गिर पड़ी, खिड़की अपने आप बंद हो गई और दीवार पर लिखा दिखा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय डर के मारे भागने लगा, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखें पूरी काली। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी मरोगे जैसे वो मरा था। और उसके अगले ही पल समीर के पीछे की दीवार पर खून से उभरने लगा। एक और आत्मा मिली। रवि ने अजय का हाथ पकड़ा, भागो। वे नीचे भागे, लेकिन नीचे पहुंचते ही देखा मुख्य दरवाजा गायब था, सिर्फ ईंटों की दीवार। हवेली उन्हें निगल चुकी थी। समीर कांपता हुआ बोला, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रवि ने कैमरा घुमाया तो फुटेज में अब वो लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो बोल नहीं रही थी, पर उसके होंठ हिल रहे थे। मेरा खेल अब शुरू होगा। अजय ने पास पड़ी लाल किताब उठाई, धूल भरी थी। खोली तो उसमें लिखा था, जो इस हवेली का नाम ले, उसका नाम मौत की किताब में दर्ज हो जाता है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झिलमिलाईं। कैमरा अपने आप ऑन हुआ। रिकॉर्डिंग में वही लड़की पास आती दिखी। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रहीं, लेकिन सांस रुक चुकी थी। रवि ने चीखते हुए कैमरा उठाया, समीर उठो। पर समीर का चेहरा अब धीरे धीरे स्याह पड़ रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। अजय बड़बड़ाने लगा,
रवि, ये वही हवेली है ना जहां वर्मा परिवार मरा था? रवि बोला। हाँ, सबने कहा था यहां आग लगी थी। नहीं, अजय बोला, ये आग नहीं थी, ये श्राप था। दीवारें कांपने लगीं। कहीं से बच्ची की हंसी गूंजी। खिलोगे? छुपन छुपाई खेलोगे? कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी में अब सिर्फ दो ही थे, रवि और अजय। तीसरा समीर गायब। पर दीवार पर अब 3 परछाइयां थी। तीसरी छाया हिल रही थी। रवि ने कांपते हुए कहा, अजय, पीछे मत देखना। पर देर हो चुकी थी। अजय पलटा और उसने वही चेहरा देखा जो कभी इंसान का नहीं था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अजय चीखा और सीधा दीवार से टकराकर गिर पड़ा। रवि अकेला रह गया। कैमरा की बैटरी खत्म हो रही थी। अचानक ऊपर से वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रवि ने देखा हवेली के बीचों बीच एक कुआं था, सूखा, टूटा हुआ। उसके अंदर से वही लड़की बाहर निकल रही थी, बाल पूरी तरह गीले और चेहरा बिना त्वचा का। रवि पीछे हटता गया, पर उसके पीछे दीवारें बंद हो चुकी थीं। वो हवा में लटकी रस्सी को पकड़ने ही वाला था कि लड़की ने कहा, अब तू मेरा है। और अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। फ्रेम में सिर्फ हवेली दिखी और उसके गेट पर नया बोर्ड टंगा था, श्रापित हवेली, प्रवेश वर्जित। नीचे खून से लिखा था, 3 आत्माएं और एक अधूरी कहानी। वीडियो वहीं कट जाता है। कहते हैं अगले दिन गांव वालों ने हवेली के अंदर 3 मोबाइल फोन मिले। तीनों में आखिरी रिकॉर्डिंग यही थी। वही हंसी, वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। रात फिर से उतर आई थी। गांव के लोग अब हवेली का नाम भी नहीं लेते थे। कहते हैं जो उसका नाम जुबान पर लाए, उसकी सांसें वहीं अटक जाती हैं। पर 3 दिन बाद गांव की सीमा पर एक नया चेहरा आया, इंस्पेक्टर रणवीर। उसे 3 लड़कों के गुमशुदगी की जांच करनी थी। वो वही हवेली थी जहां रवि, समीर और अजय आखिरी बार गए थे। रणवीर ने अपने सिपाही से कहा, जो भी अफवाहें हैं सब झूठ है, मैं देखूंगा असल में क्या है। सिपाही बोला, साहब, रात को जाना ठीक नहीं, वहां कुछ है। रणवीर ने कठोर स्वर में कहा, भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ डर होता है, और मैं डरता नहीं। शाम ढलते ही वो हवेली की ओर चला। हवा ठंडी थी, लेकिन जमीन गर्म लग रही थी, जैसे नीचे कुछ जल रहा हो। गेट पर वही पुराना बोर्ड लटका था, शापित हवेली, प्रवेश वर्जित। लेकिन अब उसके नीचे एक और लाइन जुड़ी थी, 3 आत्माएं अब चौथे की प्रतीक्षा में हैं। रणवीर ने माथे पर बल डाला, किसी ने मजाक किया है। वो अंदर गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, लाल हाथों के निशान दिखे, कुछ ताज़ा थे। नीचे लिखा था, वो लौट आया है। रणवीर ने चारों ओर देखा, हवा भारी थी। और फिर उसके रेडियो से अजीब सी आवाज आई, रवि बोल रहा हूं, कोई है वहां? रणवीर चौंक गया। उसने चैनल बदला। साइलेंस। फिर वही आवाज, मुझे मुझे बाहर निकालो। वो आवाज रवि की थी, लेकिन रवि तो मर चुका था। रणवीर ने टॉर्च नीचे की ओर फेंकी और देखा जमीन पर 3 परछाइयां थी। वो अकेला था, फिर 3 साए क्यों? तीनों साए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। उसने रिवॉल्वर निकाली, कौन है वहां? पर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर अब उसका ही साया मुस्कुरा रहा था। रणवीर ने टॉर्च दीवार पर मारी और दीवार से खून रिसने लगा। लाल लकीरें बनती गईं और एक चेहरा उभर आया, रवि का। रवि की आंखें काली थीं और चेहरा जला हुआ। उसने कहा, तू देर से आया, अब कोई नहीं बचेगा। रणवीर पीछे हटा। तू कौन है? रवि की आवाज बदल गई, भारी और भूतिया। मैं वो हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। अचानक हवेली की लाइट्स जल उठीं। हर कमरे में खुद ब खुद दिए जलने लगे। सीढ़ियों पर कोई चल रहा था, धीरे धीरे, टप टप टप। रणवीर ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, आंखें पूरी सफेद। वो मुस्कुराई, वापस आ गए तुम लोग? रणवीर ने कांपते हुए कहा, कौन लोग? वो औरत आगे बढ़ी, रवि, अजय, समीर। और अब तू?
उसकी गर्दन टेढ़ी होकर पीछे की तरफ घूम गई और वो चीख उठी, तू भी अब यहां रहेगा। रणवीर भागने लगा, पर हर दरवाजा बंद था। हर कमरे में वही चेहरा दिखता, कभी रवि, कभी वो औरत, और दीवारों पर अब लिखा था, कितने भी आए, हवेली सबको निगल लेती है। वो भागता हुआ हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ कुआं था। नीचे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। रणवीर, नीचे देख। वो झुका और उसके खुद का चेहरा पानी में दिखा, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, पूरी काली। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो छूटकर पीछे गिरा। अब कुएं के चारों ओर काले धुएं जैसे साए घूम रहे थे। रवि की आवाज गूंजी, हम सब यहां हैं और तू अब हमारा चौथा होगा। रणवीर ने बंदूक चलाई, धाएं! पर गोली किसी को नहीं लगी, बल्कि उसके कानों में 3 आवाजें गूंजी, तू भी मर जा, तू भी मर जा। वो जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च नीचे लुढ़क गई। रोशनी कुएं के अंदर पड़ी। नीचे 4 आकृतियां दिखीं, 3 जले हुए शरीर और चौथा आधा बना हुआ। रणवीर का चेहरा धीरे धीरे उस चौथे शरीर से मिलता जा रहा था। उसकी त्वचा पिघलने लगी, सांस रुकने लगी। आवाज आई, अब चक्र पूरा हुआ। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे, हवेली के बाहर खून की लकीर थी जो कुएं तक जाती थी। अंदर 4 मोबाइल फोन पड़े थे और दीवार पर लिखा था, 4 आत्माएं पूरी हुईं, अब हवेली सोएगी। पर वो झूठ था, क्योंकि उसी रात किसी ने हवेली के गेट पर नया बोर्ड देखा, प्रवेश वर्जित, 5वां आने वाला है। थैंक यू। बरसात की रात थी। गांव की गलियों में बिजली बार बार चमक रही थी और हवाएं चीख रही थीं। कोई दरवाजा बंद नहीं था। हर खिड़की खुद ब खुद खुल रही थी, जैसे हवेली किसी को बुला रही हो। उस रात गांव में पंडित आर्यन नाम का एक नौजवान आया था। काला कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में गहराई। वो शहर से आया था, पर उसके आने का एक ही मकसद था, वर्मा हवेली का श्राप तोड़ना। गांव के मुखिया ने डरते हुए कहा, पंडित जी, उधर मत जाइए, वो हवेली अब जिंदा है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हवेलियां जिंदा नहीं होती, उनमें फंसी आत्माएं होती हैं। अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो कोई न कोई उन्हें बुलाता रहेगा। आधी रात को वो अकेला हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। गेट पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, 5वां आने वाला है। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद वो मैं हूं। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, वापस जा, वापस जा। पर आर्यन नहीं रुका। उसने दीवार पर हाथ रखा तो दीवार ठंडी नहीं बल्कि धड़क रही थी, जैसे किसी जीव का शरीर हो। वो आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही हर कदम के साथ किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक। उसने पलटकर देखा तो काले धुएं के बीच 4 आकृतियां खड़ी थीं, रवि, समीर, अजय और इंस्पेक्टर रणवीर। उनके चेहरे पर अब इंसानियत नहीं थी, आंखें कोयले जैसी काली और मुंह से राख छर रही थी। रवि बोला, तू भी हमें छुड़ाने आया है, बहुत देर कर दी तूने। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तुम सब फंसे नहीं हो, तुम्हें कोई बांधे हुए है। कौन है वो? अजय ने इशारा किया, ऊपर की मंजिल की ओर। वहां एक कमरा था, वही पुराना कमरा जहां दीवारों पर अखबार चिपके थे और टूटा हुआ दर्पण रखा था। आर्यन ने दर्पण उठाया तो उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक और चेहरा उभरा, एक औरत का। वो ही सफेद साड़ी वाली जो पिछले भाग में दिखाई दी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अंत में तू भी आ गया, जो शुरू किया था वही खत्म करेगा। आर्यन बोला, तू कौन है? उसकी आवाज गूंजी, मेरा नाम वसुधा वर्मा है, इस हवेली की असली मालकिन। 20 साल पहले मेरे ही पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया था। आवाज कांप उठी। मेरी चीखों ने इस हवेली को श्रापित बना दिया, और जिसने मेरा अंत देखा वो सब यहां फंस गए। दीवारें लहू से भरने लगीं, हर ईंट से जैसे कोई दिल धड़कने लगा। वसुधा की परछाई दर्पण से बाहर निकली। उसका शरीर आधा इंसान आधा राख बन चुका था। तू मेरा श्राप तोड़ने आया है। आर्यन ने आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हवा तेज हो गई, हवेली कांपने लगी। रवि और बाकी 3 आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगी, रुक जा, वो तुझे भी ले लेगी।
पर आर्यन ने हाथ उठाया और उसके चारों ओर जलती हुई रेखा बन गई। वसुधा गरजी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक दर्पण टूट गया। टुकड़ों में वही चेहरे थे जो हवेली में मरे थे। हर टुकड़ा चिल्ला रहा था, हमें छोड़ दे। आर्यन ने मंत्र जारी रखा। दीवार पर अग्नि का गोला बना और उसमें वसुधा की आकृति खींचने लगी। वो चीख रही थी, नहीं, मुझे फिर मत जलाओ। आर्यन बोला, यही तेरी मुक्ति है। आग की लपटें हवा में घूमी, हवेली की छत गिरने लगी। वसुधा का चेहरा धुएं में घुल गया और उसके साथ रवि, अजय, समीर और रणवीर की आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। बस आर्यन खड़ा रह गया, अकेला, राख में लिपटा हुआ। सुबह हुई। गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो पहली बार हवेली शांत थी। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, सिर्फ एक जली हुई माला और दीवार पर लिखा था, श्राप टूट गया पर कीमत चुका दी गई। लोगों ने सोचा आर्यन मर गया। पर तीसरी रात गांव के कुएं से किसी ने देखा। काले कुर्ते में एक आदमी धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर वही मुस्कान थी। वो बोला, अब हवेली सो रही है, पर मैं नहीं। और फिर वो गायब हो गया। अब कहते हैं अगर कोई आधी रात उस हवेली का नाम ले तो हवेली नहीं बल्कि पंडित आर्यन की आत्मा जवाब देती है, तेरा श्राप अभी बाकी है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा अधूरी रह जाती है तो वो खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। वर्मा हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। 3 महीने बीत चुके थे उस रात के जब पंडित आर्यन ने हवेली का श्राप तोड़ा था। गांव वाले अब वहां नहीं जाते थे, लेकिन कुछ अजीब बातें फिर से होने लगी थी। हर रात हवेली की टूटी खिड़कियों से हल्की सी मंत्रों की आवाज सुनाई देती थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो ही मंत्र जो आर्यन ने उस रात पढ़ा था। गांव के बुजुर्ग बोले, वो श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस रूप बदल गया है। इसी दौरान गांव में एक नई फैमिली आई, डॉक्टर सीमा और उनका बेटा आरव। आरव सिर्फ 10 साल का था, लेकिन बचपन से ही कुछ अनजाने डरावने सपने देखता था। वो हर रात चिल्ला उठता, माँ, कोई मुझे हवेली बुला रहा है। सीमा सोचती ये बस डर है, पर एक रात उसने देखा आरव नींद में उठकर घर के बाहर चला गया। उसके कदम सीधे उसी पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रात का समय था, आसमान में बादल गूंज रहे थे और हवा में किसी अधूरी आत्मा की गंध थी। सीमा उसके पीछे दौड़ी, आरव रुको। लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, स्वागत है। सीमा ने अंदर कदम रखा। चारों तरफ धूल, जाले और टूटी दीवारें, लेकिन बीच में एक जगह चमक रही थी, वहीं जहां कभी आर्यन ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा था। आरव उस जगह खड़ा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े हुए। वो धीरे धीरे वही मंत्र दोहराने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। सीमा चौंक गई, तूने ये कहाँ से सीखा? आरव ने आंखें खोली और उसकी आवाज़ अब किसी बच्चे की नहीं थी, वो गहरी, भारी और ठंडी थी। मैं वही हूँ जिसने इसे खत्म किया था। सीमा पीछे हटी। तुम कौन? वो बोला, आर्यन। सीमा डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा किसी आत्मा के कब्जे में है। आरव ने अपनी हथेली में राख उठाई और फूंक मारी। हवेली की दीवारें फिर जीवित उठीं। दीवारें धड़कने लगी। हवेली की पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद दीवार पर लटक गईं और तभी दीवार से एक आवाज़ आई, वसुधा वर्मा की। तो तू वापस आ गया। आरव बोला, मेरा अधूरा वचन पूरा करने। तूने कहा था हवेली सो गई है, पर तेरा श्राप अब भी जिंदा है। वसुधा की परछाई फिर सामने आई। अब उसका चेहरा आधा इंसान और आधा राख नहीं था, बल्कि पूरी तरह काली धुंध में बदल चुका था। उसने हंसते हुए कहा, अब हवेली मेरी नहीं, तेरी कैद है। सीमा डर के मारे भागने लगी, पर दरवाज़ा बंद हो गया। आरव के चारों ओर मंत्रों की रेखा बनने लगी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि कांच फटने लगे और तभी दीवारों से सैकड़ों हाथ निकल आए। हर हाथ उसी राख से बना हुआ जो आर्यन ने छोड़ी थी। वो हाथ सीमा को पकड़ने लगे। वो चिल्लाई, आरव जागो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन अब आरव की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। उसके सिर के पीछे अग्नि का गोला बन गया। वसुधा बोली, तेरा पुनर्जन्म हुआ था ताकि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं। आरव ने हाथ ऊपर उठाया। आवाज़ गूंजी, नहीं, इस बार मैं तुझे ख़त्म करने आया हूँ। पूरा हवेली का फर्श हिल गया। दीवारों से लपटें उठी। वसुधा की छवि टूटने लगी, लेकिन वो हंस रही थी। तू मेरा श्राप नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब तू ही श्राप है। आवाज़ के साथ हवेली में विस्फोट हुआ। सीमा बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली पूरी राख बन चुकी थी। सीमा अकेली बाहर थी, उसकी गोद में सिर्फ राख का ढेर। गांव वाले बोले, तुम्हारा बेटा कहाँ है?
वो रोते हुए बोली, वो हवेली में ही रह गया। लेकिन उसी रात गांव के बाहर कुएं के पास किसी ने एक बच्चा देखा, काले कुर्ते में, गले में वही रुद्राक्ष की माला। वो मुस्कुराया और कहा, अब हवेली नहीं रही, पर वो श्राप मेरे अंदर है। उसकी आंखें लाल हो गई और हवा में वही आवाज गूंजी, ओम त्र्यंबकम यजामहे। कहते हैं कि श्राप मिटता नहीं, वो बस एक नया शरीर ढूंढ लेता है। वर्मा हवेली अब राख बन चुकी थी, लेकिन राख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। पंछी गायब थे, कुत्ते चुप थे और हवा में हल्की सी राख की खुशबू थी। लोगों ने समझा कि सब खत्म हो गया, पर असली अंत तो अब शुरू हुआ था। गांव से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुराना स्कूल था, जहां अब कोई नहीं आता था। वहीं पर एक रात एक चपरासी ने देखा, दीवार पर राख से लिखा हुआ था, वापस आ गया हूं। सुबह जब पुलिस आई तो दीवार पर एक और लाइन दिखी, आर्यन नहीं, आरव। सीमा अब अस्पताल में थी। वो 3 दिन से कोमा में थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा वो कुछ बोल रही है, बार बार एक नाम लेती है, आर्यन, मत लौटना। उसी रात सिटी के सीसीटीवी फुटेज में एक 10 साल का बच्चा दिखा, नंगे पांव, काले कुर्ते में, धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। हर कैमरे में उसके पीछे राख का धुआं उठता दिखा। वो किसी और जा रहा था, एक नई इमारत की तरफ, और वो इमारत थी सिटी हॉस्पिटल। रात के 2 बजे हॉस्पिटल की बिजली चली गई। डॉक्टरों ने टॉर्चें जलाईं और तभी किसी बच्चे की हंसी गूंजी, धीरे, ठंडी, डरावनी। सीमा का कमरा अंधेरे में डूब गया। वो अचानक उठी, उसकी आंखें खुली। आरव, तो यहाँ है? कोई जवाब नहीं, बस ईसीजी मशीन धीरे धीरे बीप देने लगी और फिर स्क्रीन पर अजीब प्रतीक उभरने लगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। सीमा की सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाई, नहीं, मैंने तुझे खोया नहीं। अचानक दरवाजा खुला और आरव खड़ा था, मगर अब वो वही बच्चा नहीं रहा। उसका चेहरा राख से ढका था, आंखें पूरी काली और आवाज गहरी, जैसे कई आत्माओं का मेल हो। तूने कहा था माँ, मैं खो गया हूं, पर मैं यहां हूं सबके अंदर। दीवारें कांपने लगीं, हर कमरे में मरीजों की चीखें गूंजने लगीं। लाइट्स टिमटिमाई और बिजली की गंध हवा में फैल गई। एक एक मरीज के शरीर पर वही प्रतीक उभरने लगे, जैसे श्राप अब हर शरीर में उतर रहा हो। सीमा ने कांपते हुए कहा, आर्यन, इसे रोक ले। आरव मुस्कुराया, आर्यन अब नहीं है, अब सिर्फ श्राप है। उसने दोनों हाथ उठाए। पूरा हॉस्पिटल राख में बदलने लगा। दीवारों से धुएं की आकृतियां निकलीं। हर आकृति वही थी जो हवेली में मरी थी। वसुधा की परछाई भी थी, पर अब वो किसी को रोक नहीं रही थी, बल्कि आरव की रक्षा कर रही थी। सीमा ने आखिरी बार कहा, बेटा, तू अब भी मेरा है। आरव ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें सामान्य हुई। वो बोला, अगर तू मुझे अपना कहती है तो मुझे रोक ले। सीमा ने कांपते हुए मंत्र दोहराया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आरव चीखा, राख उड़ने लगी। आवाज आई, तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं तू हूं। धमाके की आवाज आई। पूरा हॉस्पिटल जल उठा। सुबह तक वहां सिर्फ राख थी। डॉक्टरों ने कहा, सीमा और उसका बेटा दोनों गायब हैं, कोई शव नहीं मिला। लेकिन 3 दिन बाद गांव के पास की सड़क पर एक नई नर्सिंग स्कूल खुली। दीवार पर बड़ा सा बोर्ड था, आर्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट। लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आर्या शब्द में आर्यन और आरव दोनों छिपे हैं। और रात को जब पहली क्लास हुई तो पीछे की दीवार पर किसी ने राख से लिखा था, शुरुआत फिर से होगी। धीरे धीरे हवेली की राख फिर हवा में उठने लगी और हवा ने फुसफुसाया, श्राप अमर है।